ये तस्वीरें हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की और ये नज़ारा तख्ता पलट के बाद का। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी वहां की संसद और पीएम हाउस तक पहुंच गए। और प्रधानमंत्री को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बांग्लादेश में 5 अगस्त से अब तक जो कुछ भी हुआ उसके पीछे 3 अहम किरदार जिन्होंने यूनिवर्सिटी से आंदोलन की शुरुआत कर प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 3 छात्रों की और इस पूरे आंदोलन की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। बांग्लादेश में 5 अगस्त को एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ जिसने देश का पूरा राजनीतिक नक्शा ही बदल कर रख दिया। सुबह तक आवामी लीग की शेख हसीना देश की प्रधानमंत्री थी और दोपहर होते होते उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा और देश की कमान सेना के हाथों में चली गई। इसी साल जनवरी में ही शेख हसीना चुनाव जीतकर चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी थी। हालांकि यह पूरा चुनाव तथाकथित था। तथाकथित इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के विपक्षी दलों ने इस चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। बांग्लादेश में इस पूरे बवाल के पीछे क्या वजह है और अब तक बांग्लादेश में ये जो बवाल हुआ उसके बारे में हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। इस साल जून के आखिर में बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। यह आंदोलन वहां के स्थानीय छात्रों का था जो 1972 के आरक्षण कानून के खिलाफ। 1972 का आरक्षण कानून क्या है? तो 1972 के आरक्षण कानून के मुताबिक बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी वो लोग जो 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे, उनके परिवारों को नौकरियों में 30% आरक्षण मिलता है। छात्र इसी 30% आरक्षण के विरोध में थे। छात्र चाहते थे कि सभी तरह की भर्तियां और नियुक्तियां मेरिट के आधार पर। इस आंदोलन की उग्रता को देखते हुए पिछले दिनों बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा भी दिया और सरकार भी इस आदेश से सहमत थी। लेकिन छात्रों का आंदोलन और भी उग्र होता गया। वो इससे संतुष्ट नहीं थे। वे इस बदलाव को कानूनी रूप देने के लिए अड़े हुए थे। इसी बीच आंदोलन ने कई दूसरे संगठनों की भी एंट्री हुई, मसलन विपक्षी दल, सत्ता विरोधी दल और कुछ एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन। इस पूरे आंदोलन में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है। अकेले 4 अगस्त को ही लगभग 100 लोगों की मौत हो गई। अब आते हैं उन 3 छात्रों की कहानी पर। हम जिन 3 छात्रों की बात कर रहे हैं उनमें सबसे अहम किरदार है नाहिद इस्लाम। नाहिद छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है। उसने रविवार को बयान दिया था कि आज हमने लाठी उठाई है, अगर लाठी काम नहीं आई तो हम हथियार उठाने के लिए भी तैयार हैं। पीएम हसीना देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहती है। अब शेख हसीना को तय करना है कि वे पद से हटेंगी या पद पर बनी रहने के लिए रक्तपात का सहारा लेंगी। नाहिद ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि 20 जुलाई की सुबह उसे उठा लिया गया था। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वर्दी में कुछ लोग नाहिद को गाड़ी में बैठा रहे। नाहिद गायब होने के 24 घंटे बाद एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में मिला। उसने दावा किया कि उसे लोहे की रॉड से तब तक पीटा गया जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। 26 जुलाई को डिटेक्टिव ब्रांच ने नाहिद को अस्पताल से इलाज के दौरान दोबारा उठा लिया। इस बार डिटेक्टिव ब्रांच ने नाहिद और उसके सहयोगी को हिरासत में लेने के लिए उनकी सुरक्षा का हवाला दिया। नाहिद ने दोबारा उठाए जाने से पहले एक अखबार को बताया कि 20 जुलाई को उसे दोपहर 2 बजे लगभग 25 से 30 लोग बेवजह बिना बताए अपने साथ ले गए थे। हसीना की पुलिस की पिटाई से घायल नाहिद के चेहरे ने प्रदर्शनकारियों को और भड़का दिया। इसके बाद वो और हिंसक होकर सड़कों पर उतर आए। नाहिद इस्लाम ने कहा था, अगर सरकार हिंसा का इस्तेमाल करती रही तो हम संसद तक पहुंच जाएंगे, और अंत में यही हुआ भी। प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंच गए और उन्होंने संसद में जमकर लूटपाट भी मचाई। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे किरदार पर। इस आंदोलन का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है आसिफ महमूद। आसिफ महमूद भी ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र है और लैंग्वेज स्टडीज की पढ़ाई कर रहा है। उसने जून में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए देशव्यापी आंदोलन को ज्वाइन किया। 26 जुलाई को डिटेक्टिव ब्रांच की तरफ से हिरासत में लिए प्रदर्शनकारियों में आसिफ महमूद भी शामिल था। उसे भी बाकी लोगों की तरह इलाज के दौरान अस्पताल से ही हिरासत में ले लिया गया था। आसिफ की हिरासत के पीछे भी सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। इसके बाद नाहिद, आसिफ और उसके साथियों का एक वीडियो सामने आता है जिसमें विरोध प्रदर्शन को
वापस लेने की बात कही जाती है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इनसे ये वीडियो पुलिस द्वारा बलपूर्वक यानी कि मारपीट करके बनवाया गया था। आसिफ को एक इंजेक्शन दिया गया था जिससे वह कई दिनों तक बेहोश था। हालांकि 1 अगस्त को छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। 3 अगस्त को आसिफ ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए छात्रों से घर पर न रहने और नज़दीकी प्रदर्शनों में शामिल होने की अपील की थी। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन में शामिल भी हुए थे। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के बाद आसिफ महमूद ने एक बार फिर बयान दिया। उसने मीडिया से कहा कि वह देश में मार्शल लॉ यानी सेना के शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। अब आते हैं इस कहानी के तीसरे किरदार। इस आंदोलन का तीसरा बड़ा चेहरा था अबू बकर। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर देश छोड़ने पर मजबूर करने में अबू बकर का भी बड़ा हाथ है। वह ढाका यूनिवर्सिटी में भूगोल यानी कि जियोग्राफी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक वह सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को लेकर भी काम करता है। 5 जून को हाई कोर्ट के आरक्षण पर दिए फैसले के बाद बकर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट की शुरुआत की। उसने स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए जाने का जमकर विरोध किया। अबू को 19 जुलाई की शाम धान मंडी इलाके से कुछ लोग अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद कई दिनों तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। 2 दिन बाद उसे सड़क किनारे जहां से उठाया गया था वहीं पर छोड़ दिया गया। बाद में अबू ने मीडिया को बताया कि पुलिस उसे एक कमरे में बंद कर आंदोलन वापस लेने का दबाव बना रही थी। जब उसने मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट की गई। घायल अबू मजूमदार को धान मंडी के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसके बाद 26 जुलाई को अबू बकर को पुलिस ने दोबारा हिरासत में ले लिया था। तो ये थे वो 3 अहम किरदार जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को ही देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के भारत पर असर की, यानी भारत पर इस तख्ता पलट का क्या असर पड़ सकता है। तो शेख हसीना का सत्ता से हटना भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शेख हसीना भारत की समर्थक नहीं है। उन्होंने चीन के मुकाबले भारत को हमेशा प्राथमिकता दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तीस्ता नदी पर बनने वाला बांध है। यहाँ भी शेख हसीना ने संतुलन बनाए रखा और चीन के मुकाबले भारत को ही प्राथमिकता दी। शेख हसीना पीएम मोदी की भी अच्छी राजनयिक मित्र रही। वह नरेंद्र मोदी के सभी शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होती रही हैं। यही वजह है कि भारत को भी उन पर पूरा विश्वास था। अब आशंका यह भी है कि कहीं चीन बांग्लादेश की सियासत में ज़्यादा दखलंदाजी कर सकता है, वहाँ की सेना या विपक्षी दलों को भी प्रभावित कर सकता है, और ऐसी स्थिति में ये भारत के लिए चिंताजनक होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और लगातार ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।